नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को पढ़ा था और आइए अब देखते हैं उसके प्रश्न उत्तर। पहला जो प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर के जो चिंता बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाक से चिंतित हैं, जिससे न जाने कितने ही कहर ढाए गए, कितने अत्याचारों को याद न करके उनके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को प्रदर्शित करता है, अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए हैं। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी के परेशानी के क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी के दर्जी के लिए नई पोशाकें बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत और पाकिस्तान, नेपाल के पहनावे ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोच करके परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। रानी की पोशाक उसके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का कोई चयन, कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती है तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के आने की संकेत पाते ही नई दिल्ली का कायापलट होने लगा और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई। इमारतों पर जमी धूल, मिट्टी, सफाई व रंग रोगन करके उन्हें संजोया जा रहा था। रानी के आगमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट हो गई थी। सड़कों के नाम की पट्टी लगा करके रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा और टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत की गई होगी। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी। जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाया होगा। मार्ग पर दोनों देशों के ध्वज लगाए होंगे। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है।
आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है, वह अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ होती है, जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका सशक्त होना आवश्यक है। आज की पत्रकारिता में हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता या विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो भाई, इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करती है और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव वो डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की शिक्षा दे रही है। युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपना करके अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने में लगती है। राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक जो विषय है भारत के नागरिकों के हितों में न हो, नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों के पथ भ्रष्ट करने के लिए हो। यानी पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र के हित में हो। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? मूर्तिकार ने के द्वारा निम्नलिखित प्रयत्न किए गए। मूर्तिकार ने के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश के पहाड़ों पर पत्थर की खानों का तूफानी दौरा किया। उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक के पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकाल करके पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकें भी नापी गई। आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए अन्य ऐसे कथन छांट कर लिखिए। तो भाई, जैसे इंग्लैंड में शंख बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, गश्त लगती रही, लाट की नाक चली गई, सड़कें जवान हो गई और बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। रानी आए और नाक न हो, यह तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया। 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट करके लगा दी जाए। देखिए, उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी। उस समय लेखक का लिखा हुआ ये लेख है। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह से उभर करके सामने आई है। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है इससे संबंधित कई मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है। यह बात लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से विभिन्न
बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत के दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके पर जॉर्ज पंचम की नाक न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान करने के लिए भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं। इस पाठ में सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता तथा बेईमानी की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे तक का नाक फिट न होने की बात लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था, जिसे भारतीय जनता और स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत जुल्म किए थे। उनकी लाट की नाक गायब थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक उस पर फिट न बैठ सकी थी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा और गर्व को प्रकट किया है। देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो, फिर बच्चा ही क्यों न हो। उनकी मान मर्यादा व इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक से भारतीय देशभक्तों की नाक सहस्त्रों गुना ऊंची है। अगला प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने यह खबर छापी कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई है। इस खबर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो भाई इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथि देवो भव की भावना के कारण ब्रिटिश का भारत में सम्मान को तो प्रदर्शित करता है, लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार का पर व्यंग्य भी कसता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। वह एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक को काट करके जॉर्ज पंचम की लाट में लगा देने का अपमानजनक बात है वो सोचती है और करती है। पूर्ण रूप से है वो गलत है। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा न करके सीधे जॉर्ज पंचम की लाट को ही हटा दिया जाता। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। भाई अखबार उस दिन चुप थे। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के सामने अपनी दुम हिलाते हैं, प्राय अखबारों पर भारी जो न सरकारी दबाव भी रहता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने इस पाठ के जो मुख्य प्रश्न थे उनको कर लिया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। आपको इसी तरह से मैं आपके विषय के सारे वीडियोज़ देता रहूँगा। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।